शहर खामोश था, जो बीत गया उसकी एक निशानी। कभी ये जिंदगी से धड़कता था, लाखों लोग, लाखों सपने, अब बस भूत रह गए हैं। वो हवा में फुसफुसाते थे, वो धूल के कणों में नाचते थे। टूटी खिड़कियों से सूरज की किरणें आती थीं। ये टूटी सड़कों को सुनहरे रंग में रंगती थी, लेकिन इसकी खूबसूरती देखने वाला कोई नहीं था, इसकी गर्मी महसूस करने वाला कोई नहीं था। शहर एक कब्र था, एक खूबसूरत खामोश कब्र। गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही थी, जैसे एक आखिरी बेबस दुआ। घनी और जिद्दी बेलें उनके लोहे के ढांचे पर चढ़ गई थीं। हरी लताएं कंक्रीट की नसों में रेंग रही थीं। प्रकृति धैर्यवान और दृढ़ अपना हक वापस ले रही थी। सड़कें जो कभी रोशनी और गति की नदियां थीं, अब टूट गई थीं। वो डामर और मिट्टी के टूटे हुए चित्र थे। छोटे पेड़ दरारों से निकल रहे थे, उनके छोटे पत्ते सूरज की तरफ खुल रहे थे। एक खामोश बगावत, एक नर्म जीत। हवा अब एक अलग धुन गुनगुना रही थी, इंजन की नहीं, आवाजों की नहीं, दूर की सायरन की नहीं, बल्कि भिन भिनाते कीड़ों की, शहर की खाइयों में गूंजते पंछियों के गीत की, खाली दरवाजों से सीटी बजाती हवा की। कई पीढ़ियों से इसके बारे में चेतावनियां दी जा रही थीं। अलग अलग संस्कृतियों के प्राचीन ग्रंथों में एक प्रलय का जिक्र था। उन्होंने बड़े उथल पुथल के दिनों की भविष्यवाणी की थी, असंतुलन और परिणाम के। ऋषि मुनियों और दृष्टाओं की आवाजें समय के साथ गूंजती रहीं। उन्होंने आग के दर्शन दिखाए, बाढ़ के, महामारी के। पत्थरों पर उकेरी गई चेतावनियां चर्म पत्रों पर लिखी गईं, मौखिक परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ीं। संभावित विनाश की एक सामूहिक मानव स्मृति कई लोगों ने सुना, लेकिन कुछ ने ही सही मायने में सुना। विज्ञान ने भी अपनी आवाज उठाई, स्पष्ट, तार्किक और अत्यावश्यक। इसने क्लाइमेट चेंज की बात की, पिघलते बर्फ के पहाड़ों और बढ़ते समुद्र के स्तर की, पारिस्थितिक पतन की। ग्राफ्स और चार्ट्स ने एक भयावह तस्वीर पेश की। डेटा स्ट्रीम्स डिजिटल कैसेंड्रा की तरह बहते रहे, सीमित संसाधनों पर दबाव की भविष्यवाणी करते हुए। इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स की नाजुकता, चेतावनियां थी। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में, शोधकर्ताओं की हताश दलीलों में, बहुतों द्वारा अनसुनी की गई, बहुत लंबे समय तक। संकेत सूक्ष्म नहीं थे, वे बदलते मौसमों में लिखे गए थे। तूफानों की तीव्रता में, लुप्त होती प्रजातियों में, पृथ्वी खुद चीखती चिल्लाती प्रतीत हो रही थी। उसका बुखार बढ़ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर भी मानवता आगे बढ़ती रही, एक अतृप्त भूख से प्रेरित और अधिक पाने की एक अथक खोज। ये शुरुआत धमाके से नहीं, बल्कि झटकों से हुई। धरती कांप उठी, मानो किसी बुरे सपने से जाग उठी हो। फिर आईं बड़ी बड़ी लहरें, समुद्र उमड़ पड़ा, तटों को निगल गया। शहर पानी की कब्र बन गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग मारे गए। दुनिया के नक्शे फिर से बन गए, पानी की बेरहम ताकत से। एक आदिम शक्ति, अजेय, निर्दयी। ये था पहला बड़ा दुख, अंत की पहली कड़ी। फिर आसमान काला पड़ गया, बादलों से नहीं बल्कि बारीक घुटन वाली धूल से। लंबे समय से सोए हुए ज्वालामुखी विनाश के संगीत में फट पड़े। राख ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, फसलें बर्बाद हो गईं, अकाल साये की तरह फैल गया। हवा ही खतरनाक हो गई, कठोर, जहरीली। सांस लेना एक सचेत प्रयास बन गया, जीने के लिए रोज संघर्ष। मानवता जो कभी अपने क्षेत्र की स्वामी थी, अब प्रकृति की दया पर निर्भर थी। बीमारी तेजी से और चुपचाप फैल गई। नई महामारियां और पुरानी फिर से जाग उठी। वे कमजोर आबादी में फैल गईं। चिकित्सा विज्ञान बोझ तले दबा और संसाधनों की कमी से जूझता हुआ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा था। वैश्विक यात्रा का जटिल जाल जो कभी जुड़ाव का प्रतीक था। उसका नाम नूह था, एक नाम जो आशा में दिया गया था माता पिता द्वारा, जिन्होंने शायद एक अलग तरह की प्रलय का पूर्वाभास किया होगा। वह चुना नहीं गया था, किसी दिव्य आदेश से नहीं। जहां तक उसे पता था, वह बस एक जीवित व्यक्ति था जिसने सहन किया था, भाग्य से, दृढ़ता से, हार न मानने की जिद से। अब वह अकेला चलता था, पृथ्वी पर आखिरी इंसान, या ऐसा ही वह मानता था।
एक खामोश दुनिया में एक अकेली धड़कन। उसे पहले की दुनिया याद थी, मानव अस्तित्व की जीवंत रंगोली, हंसी, बहस, कला, नवाचार, इन सब की अराजक सुंदरता। ये यादें उसकी साथी थी और उसकी पीड़ा भी। वे उसके मन के सिनेमा घर में पुरानी फिल्मों की तरह टिमटिमाती थी। कुछ दिन वे आराम देती थी, जो था उसकी एक याद। दूसरे दिनों में वे इतना गहरा दर्द लाती थी, ऐसा लगता था कि वह उसे पूरी तरह निगल जाएंगी, लेकिन वह डटा रहा। उसके अकेलेपन के शुरुआती दिन धुंधले थे, संसाधनों के लिए एक बेताब संघर्ष। 5वां भाग, सन्नाटे की फुसफुसाहटें। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में ढलते गए। समय का अपना लय भूल गया, बस बदलते मौसम और हरियाली की धीमी गति से बढ़ती रफ्तार से पता चलता था। नूह ने अपने दिनचर्या बना ली, कुछ ऐसे काम जो उसे वर्तमान से जोड़े रखते थे। वो खाने का सामान, औजार और कोई भी उपयोगी चीज ढूंढता रहता था। हर मिली हुई चीज एक छोटी सी जीत होती थी, घोर अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी। इंसानी दिमाग की एक मिसाल, भले ही सब कुछ खत्म हो गया हो, वो अक्सर खुद से बातें करता था। पागलपन की वजह से नहीं, या शायद थोड़ा सा, लेकिन किसी से जुड़ने, बातचीत करने की गहरी इंसानी जरूरत के कारण। वो अपने बीते हुए दिनों की कहानियां सुनाता था, वो गहरे सवालों पर विचार करता था। भाग 6, प्राचीन ज्ञान की खोज। एक दिन एक टूटी फूटी लाइब्रेरी एक्सप्लोर करते हुए उसकी शेल्व्स गिर गई थी। उसकी बुक्स बिखरी और सड़ रही थी। नोआ को एक छिपा हुआ एल्कोव मिला, किसी तरह मौसम की मार से बचा हुआ। अंदर उसे पुराने ग्रंथों का एक संग्रह मिला, अलग अलग धर्मों के पवित्र ग्रंथ, बाइबल, कुरान, वेद, त्रिपिटक, सूत्र और शिक्षाएं जिन्हें वह मुश्किल से पहचानता था, मानो किसी चमत्कार से संरक्षित या शायद किसी योजना से मिलने का इंतजार कर रहे थे। उसने इन किताबों के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया। वह जो कभी खास धार्मिक नहीं था, पुरानी दुनिया में नहीं, न समय था न झुकाव। 7वां भाग, एक जैसी सच्चाइयों का समूह। जैसे जैसे नूह इन पवित्र ग्रंथों में और गहराई से उतरता गया, एक पैटर्न उभरने लगा। अलग अलग रीति रिवाजों के नीचे भगवान के अलग अलग नाम, अलग अलग सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां। उसे एक समान सूत्र मिला, सिद्धांतों का एक मुख्य समूह जो उन सभी में गूंजता था। ये एक छिपी हुई धुन को खोजने जैसा था, जो कई अलग अलग गानों में बुनी गई थी, एक सार्वभौमिक संगीत। वह इस खोज पर अचंभित हुआ। विविधता में यह अप्रत्याशित एकता। वे सभी परिणामों की बात करते थे, कर्मों की प्रतिक्रिया की, एक प्राकृतिक या दैवीय नियम की, जो अस्तित्व को नियंत्रित करता है। भाग 8, हरियाली की वापसी। जब नूह पुराने जमाने के ज्ञान पर विचार कर रहे थे, उनके आसपास की धरती प्रकृति की सहन शक्ति का प्रमाण थी। प्रकृति इंसानों के दखल से मुक्त होकर ठीक हो रही थी, अद्भुत गति और जोश के साथ। जंगल खाली पड़े शहरों में बढ़ते जा रहे थे। नदियां जो कभी प्रदूषण से भरी थीं, अब साफ और निर्मल बह रही थी। हवा ताजा और शुद्ध चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू से महक रही थी। यह एक नई दुनिया थी, जीवंत, बेकाबू, खूबसूरत। वह देखते रहे मोहित होकर, जैसे जीवन खुद को फिर से स्थापित कर रहा हो, सबसे अनोखी जगहों पर। हवाई अड्डों के रनवे की दरारों में जंगली फूल खिल रहे थे। जंग लगी गाड़ियों पर काई की चादर बिछी थी, उन्हें कोमल हरी मूर्तियों में बदल रही थी। जानवर जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थे, अद्भुत रूप से वापस आ गए। उनके सबसे बड़े खतरे के ना होने से उनकी आबादी फल फूल रही थी। धरती फिर से सांस ले रही थी। उसकी लय धीरे धीरे एक प्राचीन प्राकृतिक ताल पर लौट रही थी। ये वापसी अराजक नहीं थी, ये एक जटिल नृत्य था, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र जो अपने संतुलन को फिर से स्थापित कर रहा था। शिकारी और शिकार। भाग 9, एक छोटा सा बीज, आशाओं का विशाल ब्रह्मांड। एक ठंडी सुबह जब सूरज ने आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग दिया था,
नूह एक पहाड़ी पर खड़ा था जहां से वह पूरे शहर को देख सकता था, जो अब प्रकृति की गोद में लौट रहा था। प्राचीन ग्रंथों के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, विनाश की भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के मार्गदर्शन के रूप में, एक और अधिक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के ब्लूप्रिंट के रूप में। उसने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस किया। अकेलेपन का भारी बोझ उठने लगा और उसकी जगह एक शांत उद्देश्य ने ले ली, एक नाजुक फिर भी दृढ़ आशा। उसने अपने घिसे हुए झोले में हाथ डाला और एक छोटा सा साधारण सा बीज निकाला। उसने इसे हफ्तों पहले पाया था, एक भूले बिसरे बॉटनिकल गार्डन में छिपा हुआ। उस समय की एक निशानी जब मानवता अभी भी ऐसी चीजों को संजोती थी। वह इसे अपने साथ लेकर चला था, ये जाने बिना कि क्यों। अब तक वह नरम धरती पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उंगलियों के नीचे मिट्टी समृद्ध और गहरे रंग की थी। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, श्रद्धा के साथ, इरादे के साथ। यह सिर्फ पौधा लगाने का कार्य नहीं था, यह विश्वास का कार्य था। जैसे ही उसने बीज को जमीन में रखा और उसे धीरे से मिट्टी से ढक दिया, वह समझ गया,